नमस्कार मित्रों। आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक हुई और बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज कैबिनेट में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपके सामने रखूंगा। मुझे पता है कि आप सबको भी स्पीकर साहब के यहाँ जाना है, इसलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ठीक टाइम पे। आप सब जानते हो कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है। और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। अगर आप देखो, जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है। टोटल 2-2.5 लाख से ज़्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2,481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में। अच्छा इसका रिजल्ट आया। कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के लाभ, मतलब खेती का प्रोडक्ट जानवरों के लिए लाभदायक दे और जानवरों के जो भी काउडंग है वगैरह, उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में, दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहाँ पे कॉमन स्टैंडर्ड, साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन, बहुत बड़ा मिशन है ये, एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे बहुत ध्यान दिया गया है।
कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इन सब को उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का इसमें ट्रेनिंग की जाएगी और जो ट्रेंड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए वैसा करना। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सब जगह आज यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज़ जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखे, जो देश के कोने कोने से हैं। साथियों, एग्रीकल्चर के बाद में नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज लिया गया है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सब जानते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे, एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज़ 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। कई जो ग्लोबल पब्लिशर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए हैं। ये सारे के सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए, और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम को आज अप्रूव किया। मैं इसके आगे आता हूं। अटल इनोवेशन मिशन। भारत में हमारे नौजवान स्टूडेंट्स किस तरह से एक इनोवेशन की तरफ बढ़े, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन चालू किया गया था। इसमें शुरू के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स खुली हैं देश के 730 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, कभी आप भी जब भी मौका मिले ज़रूर देख के आएँ, अटल टिंकरिंग लैब में जाएं। इंक्यूबेशन सेंटर्स बने और दुनिया भर में जो स्टार्टअप से जुड़ी दुनिया है उसके साथ ये अटल टिंकरिंग मिशन जुड़ा। आज उसका बहुत विस्तृत रूप से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 अप्रूव हुआ है 2,750 करोड़ रुपए में। और जो तीनों पैरामीटर पे कोई प्रोग्राम को देखा जाता है कि उसमें इनपुट किस तरह से बढ़ेगा, थ्रूपुट कैसे बढ़ेगा और आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, इन तीनों पे ध्यान देके इनपुट में जो अनुभव आया अटल इनोवेशन मिशन 1.0 में, कि जो हिंदी भाषी या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हमारे छात्र हैं उनको दिक्कत आती है इंक्यूबेशन रिसर्च की दुनिया से कैसे जुड़े, तो ये प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करने का इसमें निर्णय लिया गया है। करीब
30 ऐसे इनोवेशन सेंटर्स बनेंगे जो कि वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में होंगे। अपनी मातृभाषा में किसी छात्र के पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को कैसे डेवलप करे, तो वो उसमें भाषा एक बैरियर ना बने, और इसके लिए डिजिटल टूल्स उपयोग में लाएंगे। उसके लिए लिपि करके एक प्रोग्राम है, फिर ट्रांसलेशन के लिए भाषिनी है, इन सब का उपयोग भी उसमें किया जाएगा। और सेकंड, जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में 2500 नए लैब्स और खोले जाएंगे। इससे और ज़्यादा छात्र इससे जुड़ सकेंगे। दूसरा, थ्रूपुट बढ़ाने के लिए, यानी किस तरह से एक अच्छी क्वालिटी की एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दी जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को एक अच्छी फैसिलिटी मिले, उसके लिए फोकस किया ह्यूमन कैपिटल पे, डीप टेक रिएक्टर पे। डीप टेक रिएक्टर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई एक अच्छा आइडिया अगर डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, उससे इमीडिएटली प्रोडक्ट नहीं बनता है, उस आइडिया को काफ़ी लंबे टाइम तक सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो डीप टेक रिएक्टर में किया जाएगा। फिर ओलंपियाड किया जाएगा, जिससे कि बच्चों को एक चांस मिले अपने प्रतिभा को दिखाने का, और एक G20 की तर्ज पे स्टार्टअप 20, दुनिया के देशों के साथ भारत के बच्चों की प्रतिभा को सामने रखने के लिए। आउटपुट में बहुत फोकस किया जाएगा इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर्स, यानी इंडस्ट्री के साथ बच्चे जुड़ सके, वो ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो प्रोडक्ट रियल प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट एक एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों की ज़िंदगी में आ सके। और दूसरा, आपने जानते होंगे आप, डिफेंस हो, रेलवे हो, कई सेक्टर्स में पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्टार्टअप से कैसे करें, उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बायरेक है, आईडेक्स है, तो इन सब में और अच्छा उसको और आगे बढ़ाने के लिए हर एक सेक्टर में स्टार्टअप से प्रोक्योर करने के लिए आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। तो इससे जो छात्र अपने आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं। मैं चौथे विषय पे आऊँगा। पैन कार्ड हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा, पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी, कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है, और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की ज़रूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा, और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूज़र को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। मैं साथियों आऊँगा 5वें विषय पे। ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है 500 गीगावाट का। तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं। ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट। आज 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये।
90% रेनफॉल जितनी चाहिए उतनी अगर बारिश में होती है तो। एग्जीक्यूशन इसका नीपको करेगा और अरुणाचल प्रदेश को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। 12% पावर फ्री मिलेगा, लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रांट्स रहेंगे, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश की इक्विटी है उस इक्विटी पे रिटर्न भी आएगा। इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है तातो 1। ये 186 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हियो प्रोजेक्ट आपने देखा, हियो के प्रोजेक्ट से जो पानी आएगा, टेलिंग जिसको कहते हैं टेल वाटर, उस टेल वाटर से तातो में बिजली जनरेट होगी, यानी सेम वाटर फ्लो को 2 बार उसका उपयोग इसमें होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए बहुत ही अच्छा हाइड्रो बेसिकली इकोलॉजिकली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इसमें, और बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, विशेषकर एनवायरमेंटल कंसर्न्स का बहुत विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। 1750 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा और ये भी निपको करेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट करीब करीब फाइनेंशियल क्लोजर के बाद में 5 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, 4 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 नहीं 4 साल से थोड़ा ज़्यादा। तीसरा मैं साथियों आता हूँ, रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। आप सब जानते हैं, एक भारत के नक्शे पे अगर देखें तो उसमें करना, मोड में, स्लाइड शो में करना, यही से टेक्निकल होने का कुछ तो फायदा उठाए। तो ये जो हमारी पूर्वांचल से, यानी वाराणसी, प्रयागराज, फिर नीचे आते हैं सतना, रेवा होते हुए कटनी, जबलपुर, फिर खंडवा, जलगांव, भुसावल, और नीचे मनमाड और मुंबई। ये जो एक्सिस है, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है रेलवे का। कंप्लीट ईस्टर्न यूपी, बिहार और अवध का कुछ हिस्सा, इन सब को वेस्टर्न पोर्ट जितने भी है हमारे यहाँ पे, एक के बाद एक पोर्ट है, और अब तो बहुत बड़ा वाडवन पोर्ट आ रहा है, और महाराष्ट्र की जनता ने भी जो डबल सेंचुरी की है, तो यहाँ पे इस पूरे कॉमर्शियल सेंटर को जोड़ता हुआ ये बड़ा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 3 जगह कैपेसिटी की एक्स्ट्रा जरूरत थी, इसीलिए ये 3 प्रोजेक्ट आज एक साथ अप्रूव हुए हैं। तो मैं तीनों प्रोजेक्ट पे एक एक करके आऊंगा। सबसे पहला प्रोजेक्ट है मनमाड से जलगांव 4th लाइन। ये है 160 किलोमीटर्स की, ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाडवन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। यहाँ से मनमाड, और मनमाड से ऊपर फिर भुसावल, जलगांव होते हुए भुसावल। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इसमें 4th लाइन आज अप्रूव हुई है। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 8 करोड़ लीटर डीजल साल का बचेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। अगर ये इतना ही कार्गो रोड्स पे जाता तो 8 करोड़ लीटर साल का डीजल एक्स्ट्रा जलता। बहुत ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, क्योंकि भुसावल वो पॉइंट है जहां से मुंबई से कोलकाता वाला रूट भी आता है। तो यानी मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे, और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेजी से मूव होंगे। तो ओवरऑल, और बहुत ये बड़ा किसानों का बड़ा गढ़ है। नासिक से प्याज का भी आपने देखा होगा, शेतकारी समृद्धि ट्रेन के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 महीने पहले। बहुत ही हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है।
क्योंकि किसानों ने वहाँ पे कहा कि भाई हम पूरी गाड़ी एक साथ बुक नहीं कर सकते, पूरी गाड़ी बुक करना हमारे लिए संभव नहीं है। कोई 1 क्विंटल सामान रखना चाहता है, कोई 2 क्विंटल प्याज देना चाहता है, कोई 10 क्विंटल का कोई बुकिंग करना चाहता है। तो उसमें किसानों के लिए एकदम फ्लेक्सिबल मेथड बनाया गया। 20 कोच की गाड़ी में 10 कोच रखे गए सब्जी और फलों के लिए, और 10 कोच जनरल कोच के बनाए गए। तो 20 कोच की गाड़ी बनी। तो यहाँ से किसानों ने, और खासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था बनाएं। तो उनके आइडिया के बेसिस पे तो यहाँ से अपने इस पूरे जो उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसको ऊपर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का एक रास्ता भी बहुत बड़ा मिलेगा यहाँ से। दूसरा प्रोजेक्ट है भुसावल से खंडवा आगे, 3rd और 4th लाइन दोनों। ये यहाँ से अब तक हमने देखा था जलगांव भुसावल तक, और भुसावल से आगे ये बुरहानपुर की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से निकल के आगे खंडवा तक। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये मध्य प्रदेश का, और जो खंडेश कहते हैं हम जिसे, उसको पूरे को जोड़ता हुआ उसकी पूरे की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और ध्यान रखने की बात है, सब जगह बड़े शहरों को डीकंजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जैसे भुसावल है, ये रेल ओवर, रेल का जो फ्लाईओवर है ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये रेलवे का फ्लाईओवर बनेगा, यानी रेलवे ट्रैक के ऊपर से रेलवे का एक फ्लाईओवर आएगा। तो इस तरह का होने से आपका भुसावल का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट पूरा डीकंजेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी थिंकिंग इसके पीछे गई है, प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सोच समझ के किया गया, और बड़ी अच्छी रिसर्च गई है। पीएम गति शक्ति पोर्टल का पूरा उपयोग किया गया है जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट मिले। फिर इसी प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो हम अपने हम आए यहाँ से नीचे भुसावल से सतना, सतना से आगे मानिकपुर, मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन 3rd लाइन बनेगी 84 किलोमीटर्स की। तो ऐसा करने से कंप्लीट पूर्वांचल से मुंबई की जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत कैपेसिटी बढ़ेगी। और मुंबई ने तो जो आशीर्वाद दिया है, सभी चाहते हैं कि खूब गाड़ियां नहीं चले, तो ये सब प्रोजेक्ट होने से आमची मुंबई को और भी कई गाड़ियां मिल सकेगी। साथियों, आपके ये तीनों प्रोजेक्ट को एक नक्शे पे रखा गया है। आप देखें तो यहाँ से पूरी ये जो कॉरिडोर है मुंबई से लेके प्रयागराज तक का, इसमें 1st, 2nd और 3rd प्रोजेक्ट आपके सामने है। तीनों प्रोजेक्ट एक साथ करीब करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये टोटल, और बहुत रोजगार सृष्टि होगी इससे, साथ ही साथ बहुत पोल्यूशन बचेगा। और दूसरी बात कि हमारे उस क्षेत्र में जो खासकर किसानों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी, छोटी इंडस्ट्रीज को भी उनके कंटेनर ठीक टाइम पे पहुंच सके पोर्ट्स तक, वो भी सुविधा मिलेगी इससे। धन्यवाद साथियों, अब प्रश्न लेंगे। यस, 121 तरुण। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, आपने पैन 2.0 को जो आज मंजूरी दी है, उसमें सर मेरा एक सवाल है कि जो पहले यूनिक टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर था और जो अभी आपने कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन जो आप अप्रूव कर रहे हैं, सर इसमें फ़र्क क्या होगा, क्या नई चीज़ें इसमें ऐड होंगी? एक सर जो आपने प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आज जो 2022 से पहले के जो स्पेक्ट्रम पे बैंक गारंटी की जो में रियायत देने की बात थी, क्या वो भी कैबिनेट में आज उस पर कोई चर्चा हुई है? आपके सामने सारे विषय रख लिए हैं। पैन 2.0 में बेसिकली कंप्लीट आईटी बैकबोन को अपग्रेड किया जाएगा प्रॉपरली। और दूसरी बात, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, बहुत बड़ी डिमांड थी बिजनेस की तरफ से, कमर्शियल वर्ल्ड की तरफ से, कि 3-4 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स होने के बजाय क्या एक कॉमन आइडेंटिफायर हो सकता है। तो जो पैन, टैन, टिन, इन सब का इंटीग्रेशन होके एक प्रॉपर इसमें सिस्टम बनेगा। करीब करीब ये समझो कंप्लीट रीवैम्प हो जाएगा पैन के पूरे इश्यूएंस सिस्टम का, वेरिफिकेशन का, और पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम, पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम, इसको एक मैंडेटरी किया जाएगा। पैन को कई लोग यूज करते हैं, पैन हमारा बैंक में भी दिया होता है, इंश्योरेंस में भी दिया होता है, कई जगह पैन कार्ड दिया हुआ, पैन की डिटेल्स दी हुई होती है।
तो जो यूजर, जिन लोगों ने हमसे पैन का डिटेल लिया, वो लोग पैन के डेटा को सेफली रखें। ये मैंडेटरी किया जाएगा डेटा वॉल्ट सिस्टम के जरिए से। यस 80। सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। सर मेरा सवाल एक तो रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर के है कि ये जो आपने खंडवा से और लेकर मनमाड तक यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा दी है, लेकिन वो मानिकपुर से जो खंडवा के बीच का सेक्शन है सर, वो भी अगर उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी तो ये भी हावड़ा का एक अल्टरनेट रूट होता है, मुंबई हावड़ा का। तो इसके बारे में भी कोई वो है, विचार है इसको आगे करने का, बढ़ाने का? आप कह रहे हो 0.2 और 0.3 के बीच में मानिकपुर सर, से खंडवा 0.2 और 0.3 के बीच का जो हिस्सा है। समझ गया मैं आपकी बात। दूसरा सर पैन को लेकर के है, क्या लोगों को दोबारा से अपना पैन कार्ड फिर से बनवाना पड़ेगा या वही नंबर चलता रहेगा या दोबारा दूसरा कार्ड इशू होगा, क्या होगा? पैन कार्ड आपका चलता रहेगा, नंबर चेंज होने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी नया होगा या जो भी अपग्रेडेशन होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो अपग्रेडेशन होके नया कार्ड आपके पास क्यूआर कोड के साथ आएगा वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें क्यूआर कोड का उपयोग होगा। ये आपकी बात ठीक है। हावड़ा के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो भुसावल से ही है। और ये वाली जो आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइन है यहाँ पर, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, ये कुछ ही टाइम पहले अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं। इस पूरे कॉर्ड को 4 लाइन बनाया जा रहा है, तो स्टेज बाय स्टेज जितनी लैंड अवेलेबल है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को आगे लिया जा रहा है। पर ये बात ठीक है कि पूरी की पूरी कॉर्ड को, पूरे कॉरिडोर का जो क्वाड्रुपलिंग है वो किया जा रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? आज लगता है कि संतुष्ट है। जाके जलेबी खानी चाहिए। हाँ 60। सर सबसे पहला सवाल पैन अपना 2.0 परिचय दे दें। सॉरी, मेरा नाम मानस है, मैं मिंट अखबार से हूँ। सबसे पहला सवाल पैन 2.0 के बारे में। पैन 2.0 प्लान में इवन दो द कार्ड्स आर सपोज टू बी और एनी सर्विस प्रोवाइडेड इज सपोज टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली इस पे प्लान बनाने में या फिर इम्प्लीमेंटेशन में कितना खर्चा किया है? एंड सेकेंडली इन द अटल इनोवेशन मिशन 2.0, सॉरी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में है दूसरा सवाल। इन्फ्लिबनेट के माध्यम से जर्नल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि अभी जिस स्टेटस पे जो जर्नल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को वो भी इन्फ्लिबनेट के जरिए से ही मिलते हैं। सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस इन विच दे विल बी अवेलेबल? देखो, पोर्टल में आप 2 जर्नल मिलते हैं आपको या 50 जर्नल मिलते हैं, वो फर्क है, ठीक है ना। अगर हर एक कॉलेज अपना अपना अलग अलग खरीदे तो नेचुरली सभी को सभी जर्नल्स नहीं मिल पाएंगे। तो डिफरेंस इज व्हेन दिस एंटायर थिंग इज गेटिंग पूल्ड इनटू वन प्रोग्राम, देन एवरी स्टूडेंट इन द कॉलेज विल बी, any college will be able to get all these journals, and these are only 30 publishers, these are the biggest publishers. They constitute about 85% of the total publications. तो ये सारे के सारे already on board है, so everybody will get access to a very large library of journals. PAN के प्रोग्राम का it's a longish program, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के उसके कॉस्ट एस्टिमेट जब आएंगे तब आपको बता देंगे। 17 नंबर। सर प्रकाश प्रियदर्शी फ्रॉम ईटी नाउ। नेचुरल फार्मिंग को लेकर जो अनाउंसमेंट है उसमें कुछ प्रोग्राम पहले से चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें गोवर्धन योजना भी है, हालांकि इंटायरली इस तरह का स्कीम नहीं है। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट स्कीम होगा और इट हैज़ समथिंग लिंक विद प्रीवियस स्कीम्स? बहुत सारी चीज़ें जो पहले सीखा गया, जो एक्सपेरिमेंट अनुभव आया 2019-20 में, जो आपके सामने रखा है, नेचुरल फार्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया 1920 में। फिर उसका जो बायो रिसोर्स सेंटर के लिए अलग अलग कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कई मेथड निकाले गए, जिसमें आपने गोवर्धन का नाम लिया, गोवर्धन भी उसी का पार्ट है। अब इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के बाद में जो एक्सपेरिमेंट, जो अब तक का अनुभव आया, उसके आधार पे इस बड़े मिशन को हाथ में लिया है।
स्टेट तो हमेशा एग्रीकल्चर तो स्टेट प्राइमरी रोल है स्टेट्स का। 79. Yeah, sir. This is Sanjeev Chopra from PTI. I would just like to know, how would the PAN 2.0 scheme affect the common man? You said it is aimed at ease of living and all that. So can you explain? सबसे बड़ा आएगा उसमें कॉमन मैन के लिए कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको बहुत फोकस करके आगे ले जाया जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली उसमें बनाया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। सेकंड, जो आपका डेटा है पर्सनल डेटा, उसके प्रोटेक्शन के लिए पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम बनाया जाएगा। सेकंड और थर्ड, एक यूनिफाइड पोर्टल होने से अलग अलग पोर्टल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I think